बिना किताब पढ़े किताबों पर बहस करने से कैसी छेड़छेड़ाहट मचती है, ये जानना है तो गोदी एंकरों के इतिहास पर शो देख लीजिए। बस माथा पीट लेंगे आप एक दो लाइन सुन के ही। अगर आप कक्षा 8 तक भी इतिहास पढ़े हों तो समझ जाएंगे कि ये लोग तो मूर्ख हैं, कुछ नहीं जानते। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। स्वागत है टीआर फोपिया के नए एपिसोड में, क्योंकि भैया डर का माहौल। मुगल शैतान है या मुगल महान है, कहानी भारत के विधान की है। अरे यार, अब गुल्लू भी इतिहास पढ़ाने लगा। ओह सॉरी। थोड़ी मर्यादा रखिए। थोड़ी मर्यादा खोने का हक तो हमें भी है ना। चलिए अमीश देवगन से थोड़ा सा इतिहास सीखा जाए। मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि ये आदमी हमें ऐसी बातें बताएगा जो किसी भी किताब में नहीं मिलेगी। बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। नहीं कुछ नहीं, बस पता नहीं क्यों इन्हें देख के हंसी छूट जाती है मेरी। He looks so innocent man। तभी तो कोई भी दो शब्द सुना के चला जाता है। तुम्हारा नौकर हूँ क्या? तुम हो क्या यार? तुम दलाल आदमी हो। क्योंकि छोटी मोटी उम्र में स्कूल में बच्चे जो पढ़ते हैं उसका इम्पैक्ट यानी असर उनके दिमाग पर जीवन भर रहता है। भाई इन्हें भी कोई बचपन में पढ़ा देता, काश थोड़ा बहुत असर तो रहता दिमाग पे। अब तक बाबर को मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला पढ़ाया जाता था। हाँ तो था, इसीलिए तो पढ़ाया जाता है। लेकिन अब यह भी बताया जाएगा कि वो क्रूर और निर्दयी शासक था। ओ अच्छा यार, मसला ये है ना कि टीवी पर ये लोग शो खोल के बैठ तो गए हैं, लेकिन एक सेंटेंस तक ढंग से फॉर्म नहीं कर पाते हैं। सही सेंटेंस होगा कि अब तक बाबर को केवल मुगल सल्तनत की स्थापना करने वाले शासक के तौर पर पढ़ाया जाता था। अब हर चीज मैं ही सिखाऊं, मैं ही रोस्ट भी करूं और मैं ही पढ़ाऊं भी, ऐसे कैसे चलेगा यार? ये इतनी आग लगा के शो क्यों कर रहे हैं? मतलब सिंबॉलिक है क्या कि ऐसे ही हमने देश में आग लगाई है? आज इसी मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। कैसे डिसाइड किया तुमने? हैं किसी इंची टेप से नापे हो कि हाँ ये वाली जो बहस है वो देश में सबसे बड़ी है? देखो हैं, क्या देश के सबसे बड़े स्कॉलर लेकर के आए हो? नहीं ना। क्या देश की सबसे लंबी बहस है ये? नहीं। मतलब खुद से ही देश की सबसे बड़ी बहस बना दिए। टीआरपी के लिए तड़प रहे हैं पर खुद से ही खुद की पीठ थपथपा लेनी है। सखी हम ही सूबेदार हैं। खैर फास्ट फॉरवर्ड मारते हैं। गुल्लू के अलावा कुछ गिल्लियां भी हैं जिनकी बात इस वीडियो में करनी है। ये योगी आदित्यनाथ, ये कौन से स्कॉलर हैं जो मुगलों के खिलाफ तथ्य के रूप में इनकी बात इस्तेमाल हो रही है? चलिए सुनते हैं जरा। एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा भी मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो। आज के समय मुगल म्यूजियम? अगर समय ही दिक्कत है तो शिवाजी भी औरंगजेब यानी मुगलों के समकालीन थे, फिर समय से दिक्कत कैसी? उफ, मैं भी ना इनकी भावना ही नहीं समझ पाई। आज के समय से मतलब योगी के समय से, ठीक है, कट्टर हिंदुत्व वाले समय से। योगी आदित्यनाथ जी जहां अपनी श्रद्धा के हिसाब से इतिहास केवल लिखा ही नहीं जाता बल्कि बनाया भी जाता है, उस समय में हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा संबंध मुगलों से नहीं है। जिन भी यूपी वालों को लगता है ना कि उनका संबंध शिवाजी महाराज से है, उन्हें एक बार महाराष्ट्र हो आना चाहिए। शिवाजी महाराज के वंशज यूपी का भैया बोल के मार मार के भगा देंगे। हो रहा है ना ये, है कि नहीं? इनकी तरह हवा में बातें नहीं बोलती मैं। फौरन मारो भाई, फौरन मारो इसको। हाँ, इसका टॉर्चर झेल लिए हम, अपने प्रिय दर्शकों को टॉर्चर नहीं करेंगे। फॉरवर्ड फॉरवर्ड, रुको 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 रुको। छावा भी फिल्म देखी होगी आपने, उसमें दिखाया गया जो है वो सत्य है। हमको पता था गुल्लू इतिहास फिल्म से ही सीख के आया है, पता था। छावा में सब तथ्य है। ऐसे ही पगले छावा देखकर आसिरगढ़ किला खोदने पहुंच गए, क्योंकि फिल्म में दिखाया गया था कि मुगलों ने वहां पे खजाना छुपाया हुआ है। भक्तजन खजाना खोजने और किला खोदने पहुंच गए। तब मैंने सोचा था कि यार कैसे लोग हैं ये। अब समझ में आ रहा है कि ऐसे ही लोग हैं ये। फिल्म देख के इन्होंने ये सीखा है कि औरंगजेब की कब्र पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसने संभाजी से क्रूरता की। किसी मुसलमान नेता का मजाक भी उड़ाया है शो में, जो औरंगजेब की मजार पर गया था। अगर फिल्म की जगह गुल्लू ने किताब उठाई होती तो उसे पता होता कि हर राजा युद्ध में क्रूरता ही करता है, आरती नहीं उतारता है। लेकिन एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है,
युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब ने जो किया वैसा इतिहास में कम क्या देखने को ही नहीं मिलता है। संभाजी की मौत के बाद से उनकी पत्नी और पुत्र दोनों का ही पोषण औरंगजेब ने 18 साल तक किया। उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, ना ही उनका धर्म परिवर्तन कराया। इतिहासकार बताते हैं कि औरंगजेब का साहू जी से कुछ खास लगाव था और वो उनके साथ अच्छा बर्ताव किया करता था। यही कारण है कि मुगल दरबार से निकलने के बाद साहू जी महाराज औरंगजेब की कब्र पर उन्हें श्रद्धांजलि देने जाते हैं। रिचर्ड ईटन की किताब अ सोशल हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन में भी शाहू प्रथम के औरंगजेब की कब्र पर जाने का विवरण मिलता है। संभाजी ने शिवाजी के विरुद्ध जा करके मुगलों से हाथ भी मिलाया था। जेल मेहता की किताब है एडवांस्ड स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, पढ़िएगा। खैर, मैं भी इन अनपढ़ एंकरों से क्या ही पढ़ने की उम्मीद कर रही हूँ। खैर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बिना पढ़े बहस कैसे होती है। क्या सियासी साजिश के तहत क्रूर मुगलों को बार बार महान बताने की कोशिश हुई है? साजिश के तहत तो आजकल बहुतों को महान बताने की कोशिश चल रही है। मीडिया की बात कर रही हूँ मैं। भाई मुझे नहीं जेल जाना, अभी शादी भी नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी का एक सांसद कहता है कि मुगल अगर औरंगजेब अगर बुरा होता, अकबर अगर बुरा होता तो वो तो बादशाह आलम थे, सबको ही कन्वर्ट कर देते, कौन रोक सकता था उन्हें? उन्होंने तो मंदिर बनवाए, तुड़वाए नहीं। तो क्या गलत कहा? बढ़िया। रामायण को लिखा गया, वो रामायण रामचरितमानस जिसकी मुखालफत ब्राह्मणों ने करी क्योंकि वो संस्कृत भाषा में नहीं है। ये पढ़िए आप जाकर के, क्या ये हो सकता था? अकबर के कार्यकाल में रामायण को लिखा गया। ये आदमी स्लिप ऑफ टंग पे टोक रहा है? प्रभु के सबसे बड़े भक्त माने गए हैं महावीर यानी हनुमान जी, और बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। ये आदमी टोक रहा है स्लिप ऑफ टंग पे, जो गांधी जी का नाम तक नहीं पढ़ पाता। बताइए। आज मैं यंग इंडिया अखबार की मैं कॉपी निकाल के लाया हूं, जिसको मोहनचंद करमचंद रामचरितमानस अकबर के कार्यकाल में लिखा गया है, बिल्कुल लिखा गया है। लॉस्ट हो गया ये आदमी। देखिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, शक्ल से ही पता चल रहा है। देखिए, बाकी एंकर तो फिर भी मुझे कुछ दिमागदार लगते हैं। अमीश देवगन तो एकदम ही भूले भटके टाइप लगते हैं। पता नहीं कैसे इस लाइन में आ गए भाई साहब। ये तो मतलब माफी बट नॉट सो सॉरी, लेकिन ये सर्टिफाइड अनपढ़ से लगते हैं। चेहरा देखिए, जब भी कुछ ढंग की बात होती है इस आदमी का बस चेहरा देखिए आप। तो चलिए इनको छोड़ते हैं और उनको भी देख लेते हैं जो मीडिया का स्वघोषित मास्टर साहब है। वो नैरेटिव मुगलों को किसी तरह महान साबित कर देने और देश के असली हीरोज को छुपा के रखने का, जिनमें से कई के बारे में हमने आपको पाठशाला में बताया। अच्छा, ऐसा कौन सा हीरो है जिसके बारे में देश को नहीं पता था और तुमने बताया माट साहब? हैं? चैलेंज है, ऐसे एक हीरो का नाम बताओ जिसे लाइमलाइट में लाने का एहसान तुमने किया है। कौन है वो हीरो जो तुम्हारे एहसानों करम के नीचे दबा हुआ है? वैसे ऐसा एक हीरो है जिसे मीडिया ने बनाया है, जिसको तुम लोग लाइमलाइट में रखते हो। नाम नहीं लूंगी मैं, समझ जाओ बस। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने वो पुरानी किताबों के पन्ने फाड़ दिए। अकबर की महानता का पन्ना फाड़ दिया मोदी जी ने। मेले पापा हीरो हैं क्या ये? बट पापा ही तो अकबर की महानता का बुकलेट बंटवा रहे थे ना। मोदी सरकार ने G20 समिट में भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी नाम की एक बुकलेट छपवाई थी। पेज नंबर 38-39 पर द अंडरस्टैंडिंग मोनार्क नाम का एक चैप्टर है अकबर को समर्पित। तब तो फेक मार्ट साहब का ही अंग्रेजी वाला चैनल बुकलेट की तारीफ कर रहा था। लगता है हिंदी अब अंधभक्ति फैलाने का ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई है। लगता है पापा की सभी परियों और परों के पास एक ही स्क्रिप्ट पहुंची है। अंजना और मोदी भी सेम स्क्रिप्ट से फालतू से सवाल पूछते हुए नजर आए। ये छोड़कर हमें बताना कि अकबर द ग्रेट बोलो। क्यों अकबर को ग्रेट बोलते हैं? क्यों क्यों क्यों? अंजना मोदी जी, अकबर को महान इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो भारत में शासन करने वाले उन चुनिंदा राजाओं में से एक है जिसने अपने समय से आगे के काम किए। हाँ, हर राजा कुछ अच्छी चीजें करता है, कुछ बुरी चीजें करता है, लेकिन अकबर कितना महान है इसका पता खुद मोदी सरकार द्वारा जारी G20 की बुकलेट से पता चलता है। इस बुकलेट में लिखा है कि अकबर के काल में एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब था सभी का भला हो बिना किसी धार्मिक भेदभाव के,
सामाजिक समरसता लाने के लिए उसने दीन-ए इलाही धर्म बनाया। बुकलेट में बताया गया है कि अकबर की डेमोक्रेटिक थिंकिंग उस समय के हिसाब से बहुत आगे थी। डेमोक्रेटिक थिंकिंग का मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, वही जिसे तुम लोग बर्बाद करने पर भिड़े हुए हो। मतलब जो तो ये लोग कह रहे हैं ना कि मोदी जी ने पन्ना फाड़ दिया, तो ये कर दिया, तो बुकलेट हाथ में होती ना तो अभी तक तो वैसे अंजना मोदी का शो वायरल रहा, ऑब्वियसली इज्जत नहीं बेइज्जती के लिए। इतिहासकार रुचिका शर्मा ने क्या तो धोया इनको। रुचिका का कहना था कि इतिहास में कोई भी ऐसा राजा नहीं है जिसने साम्राज्य बढ़ाने के लिए हिंसा का सहारा ना लिया हो। कौन सा राजा है जो किसी की टेरिटरी में जाता है और कहता है सर प्लीज मुझे अपनी टेरिटरी दे दीजिए? क्या हिंदू राजाओं ने किसी राजा की टेरिटरी में जाके उसकी टेरिटरी लेने के लिए लूटपाट नहीं मचाई? जैसे ही हिंदू राजाओं की बात आई, देखिए अंजना कैसे भावना खेलने लगती हैं। शिवाजी मुझे याद आते हैं। शिवाजी कर्नाटका में जब जो चिक्का राजा वुडेयार थे, अगेन हिंदू राजा, उनके खिलाफ जब कर्नाटक में उन्होंने अटैक किया श्रीरंगपट्टनम में, तो वो बाकायदा उनके बाखर में लिखा है कि आसपास की सारी जगहों को उन्होंने लूट लिया। फिर आप चोलास को ले लीजिए, राजाधिराजा चोला 11th सेंचुरी के रूलर, बहुत ही महान शासक हैं। उनके बनाए टेंपल पे एक सेकंड आपको टोक रही हूं, क्योंकि आपने छत्रपति शिवाजी महाराज की बात की। उनकी आस्था बहुत लोग रखते हैं, उनको भगवान की तरह पूजते हैं महाराष्ट्र में। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि कुछ भी ऐसा ना बोले जिससे किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचे या उनका अपमान हो। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी जो लेगेसी है उसको पूरा देश नतमस्तक होकर सलाम करता है। इसलिए मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कुछ भी ऐसा ना बोले ताकि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। ये तो चीटिंग है यार। मतलब जैसी बात हिंदू राजाओं की आई, भावना खेलने लगी आप हैं। सालों से जनता की भावनाओं से खेलने के बाद जैसे ही मुंह की खाने लगी, भावना खेलने लगी। गलत बात है ये। केवल अंजना ही नहीं, इस भाई साहब को भी रुचिका शर्मा ने गजब धोया, मतलब मजेदार। रुचिका भारत में बाहर से आकर बसे आर्यों की आर्यन माइग्रेशन थ्योरी का जिक्र करती हैं। विदेशी का क्या कॉन्सेप्ट है? आप और मैं बिल्कुल विदेशी है। आर्यंस जो हैं वो 1500 BCE में ईरान से यहाँ आए। हाँ भाई, अगर मुसलमान बाहर से आए और आज तक बाहर ही हैं तो थोड़ा और पीछे चलो फिर, हैं? इतना ही पीछे क्यों जाए हम सब बाहर ही हैं फिर तो। भैया कह रहे हैं ये थ्योरी गलत साबित हो चुकी है, पुरानी है ये। अरे आर्यन इन्वेजन थ्योरी कब की खत्म हो गई है? थोड़े नए रिसर्चेस पढ़ते रहना चाहिए। मैं कसम से शॉक्ड रह गई। ये कब हुआ भाई? मुझे पता भी नहीं चला और ये थ्योरी गायब हो गई, गलत साबित हो गई। फिर रुचिका जी का जो जवाब है वो सुनिए। पता लगा है राखीगढ़ी एक्सकवेशन 2019 की 2 पेपर्स छपे हैं सर। 2019 की बात कर रही हूं, पुरानी रिसर्च नहीं है। और ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी नहीं है, आर्यन माइग्रेशन पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। उन्होंने दी थी, वो खत्म हो चुकी है। वैसे ये मेरा फेवरेट जॉनरा है भाई, पढ़ी लिखी औरतें अंधभक्तों की बैंड बजाती हुई। अब मतलब आप सोचिए, जिसको आर्य आक्रमण सिद्धांत आर्यन इन्वेजन थ्योरी और आर्य प्रवासन सिद्धांत आर्यन माइग्रेशन थ्योरी में अंतर नहीं पता, वो थ्योरी को ही खारिज कर दे रहा है। गजबे है भैया। रुचिका जिस थ्योरी की बात कर रही हैं वो 2019 की सेल पत्रिका में छपी थी। पुरानी थ्योरी नहीं है बल्कि लेटेस्ट है। सेल मैगजीन में राखीगढ़ी जीनोम विश्लेषण में ये बताया गया है कि सिंध घाटी के लोगों में स्टेपी या आर्यन जीन नहीं थे। 1500 BC के बाद ये जीन आने लगे जो प्रवासन को दर्शाता है। अब कौन इनको पढ़ाने जाए? इनका मकसद तो केवल हंगामा खड़ा करना है। सूरत बदले ना बदले किसको क्या फर्क पड़ता है। आप तो औरंगजेब फैन क्लब वाले हैं, तो आपसे तो क्या ही बताया जाए। औरंगजेब फैन क्लब, मुस्लिम हेट इतना नॉर्मल हो गया है मीडिया में कि ये कथित पत्रकार अब छुपाने की भी कोशिश नहीं करते हैं। ऐसा है अंजना मोदी, आप भी दंगा फैन क्लब हैं? पर हम बोले क्या फर्जी ऐंठ दिखाती हैं ये भाई साहब, मतलब कसम से क्रिंज हो जाता है। किताब में लिखा है कि चित्तौड़ पर मुगल सेना की विजय के बाद अकबर ने 30,000 नागरिकों के नरसंहार का आदेश दिया और अशोक द ग्रेट ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को कलिंग युद्ध में मौत के घाट उतार दिया था। पर अशोक की महानता पे नो उंगली। किसी के भी महान बनने की एक प्रक्रिया होती है, कीचड़ में ही कमल खिलता है। कमल खिलाने के लिए तो पूरे देश का कीचड़ कर दिया। उसके बाद की लाइनें ये बताती हैं, बुक में लिखा है। ऐसे बोल रहे हैं जैसे NCERT की किताब आसमान से नई ताजी उतरी हो। आप ही ना कह रहे कि मोदी जी कराए हैं, फाड़ दिए पन्ना एंड ऑल दैट। अब मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं ना, इतिहासकार थोड़ी ना है। इतिहास के तो छात्र भी नहीं रहे हैं। एंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से इतिहास लिखवाओगे तो क्या होगा?
यही होगा। अब देखो यार, इतिहास की कोई भी किताब उठा लो, उदार से उदार राजा भी विद्रोहियों को मरवाता था। हर्ष उदार राजा, मगर युद्ध में उसकी भी हत्या और लूटपाट की कहानियां कम नहीं है। अशोक द ग्रेट का तो बता ही दिया। हिंदू शासकों ने जिस तरह से बौद्धों पर अत्याचार किया, हत्या की, मठ तोड़े, वो पढ़ लो रूह कांप जाएगी। मेहरकुला हूडो का एक अत्याचारी शासक था। चीनी यात्रियों सोंगयुन और वेनसोंग ने अपने संस्मरणों में कहा है कि 1600 से ज्यादा स्तूपों का उस राजा ने विध्वंस किया था, बौद्धों को पीड़ित किया और जनता दुखी थी। राजतरंगिणी जैसे ग्रंथों में उसे वायलेंट एक्ट्स वाला और मृत्यु का प्रतीक बताया गया है। दिव्यवदना जैसे बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को महान उत्पीड़क बताया गया है, जिसने पाटलिपुत्र में स्तूप और मठ जला दिए और बौद्ध साधुओं को मार डाला। ब्राह्मण राजा शशांक ने तो क्रूरता की सारी हदें ही पार कर दी थी। बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है कि शशांक ने बंगाल के बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया था और वो बौद्ध धर्म के सबसे बड़े उत्पीड़कों में से एक था। शशांक को बोध वृक्ष को काटने के लिए जाना जाता है, जहां बुद्ध को बोध गया के महाबोधि मंदिर में ज्ञान मिला था, पर वो क्रूर नहीं, हिंदू धर्म का संरक्षक के रूप में याद किया जाता है। मैं आपको बता नहीं सकती अभी और कितने एंकरानी इस मुद्दे पर फर्जी शो कर चुके हैं। ये बकवास करते रहेंगे, आप इन्हें मत सुनना, किताबें पढ़ना, नई हिस्ट्री नहीं, पुरानी वाली। हाँ, ये आपको फेक न्यूज से भटकाएंगे, आप फैक्ट्स पर टिके रहना, ठीक है? चलो अब बाय, मैं थक गई। मोदी जी वाला टॉनिक नहीं है ना मेरे पास, इसलिए मिलेंगे अगले एपिसोड में। पर उससे पहले ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दें। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही शोज आपके सामने आते रहें, TR4 भी आपको देखने के लिए मिलता रहे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।